हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारी कल अधूरी क्लास रह गई थी उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने नव वर्ष पे अपना चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मध्य प्रदेश को हमने सबसे पहले उठाया है। इसके बाद हम आगे अन्य सब्जेक्ट भी कवर करेंगे, पर अभी हमने उठाया है मध्य प्रदेश। तो उसकी एक क्लास हो चुकी है। इस क्लास को देखने से पहले ज़रूरी है कि आप वो पहली क्लास ज़रूर देखें, तभी आपको ये वाली क्लास जो है वो समझ में आ पाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दूसरा वाला जो टॉपिक है, मतलब दूसरा जो भाग है पिछले टॉपिक का, जो कि है मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित। मध्य प्रदेश का गठन हमने कल स्टार्ट किया था। इस गठन में जो शेष रह गया था उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? तो कल हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 5 स्तर में हुआ था। जो 5 स्तर हैं वो अलग अलग क्या क्या थे? पहला स्तर कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो 1947 से पहले क्या थी, मतलब आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति। आज़ादी के बाद स्थिति क्या हुई? फिर हमने देखा 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, उसके आधार पर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब स्थिति क्या थी। फिर हमने देखा छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है, उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। और फिर हमने देखेंगे कि जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, जिसमें से हम कल 2 पार्ट्स देख चुके हैं। 1947 से पहले और बाद की स्थिति को हम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा तीसरा स्तर है, थर्ड स्तर जो हमने स्टार्ट किया था 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया वो किस तरह का था। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश का नया गठन हुआ था। उस नए गठन में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो चलिए देखते हैं। आइए जुड़िए मेरे साथ। जितने भी लोग हैं सबको जोड़ लीजिए और सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का। थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, जैसे ही हम आज़ाद होते हैं तो भारत की स्थिति गंभीर थी, क्योंकि अलग अलग भाषा के लोग थे, अलग अलग संस्कृति के लोग थे। और हमारा गुलामी का भी जो कारण रहा था वो यही रहा था कि हम एकता जो है वो नहीं दिखा पाए। इसी कारण से हम गुलाम हुए। और वही कारण वही जो सवाल है वो हमारे पास था आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद हम देखते हैं तो जो भारत है उसमें कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से एक क्षेत्र है हमारा तेलुगु क्षेत्र, तेलुगु भाषी क्षेत्र। जो मद्रास का एरिया है, यानी वर्तमान चेन्नई और कहें तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने एक आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो राज्य का गठन किया जाए वो किस आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर। इसी प्रकार कई अन्य राज्यों ने भी ये मांग उठाई कि राज्यों का जो गठन हो, आज़ादी के बाद राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पे। मगर सरकार को इसमें नुकसान लग रहा था कि इससे एकता भंग हो सकती है भविष्य में। इसलिए सरकार ने भाषा के आधार पे जो गठन है उसका विरोध किया। भाषा के आधार पे गठन का सरकार ने विरोध किया। सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है। जो हमारा मद्रास एरिया है उस टाइम पर, मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग हैं, तेलुगु भाषी, मद्रास के तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनके द्वारा लगभग 1950 के आसपास, 50 से 52 के आसपास, इस दौरान उन्होंने क्या किया? एक आवाज उठाई कि हमारा गठन किस आधार पे हो? भाषा के आधार पे हो। तो ये जो गठन भाषा के आधार पे वो करना चाह रहे थे, इसका सरकार ने विरोध किया। सरकार ने इसको नहीं माना। इसलिए यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं। वो जो आंदोलन है वो भी कब शुरू होता है उसके थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं। सरकार सबसे पहले एक आयोग का गठन करती है जिसको बोलते हैं एस.के. धर आयोग। सरकार के द्वारा एस.के. धर आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग को काम दिया गया कि आप ये देखिए कि भारत में हम किस आधार पे राज्यों का गठन कर सकते हैं। क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही रहेगा या प्रशासनिक दृष्टि पर या प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन उचित रहेगा। तो ये जो एस.के. धर आयोग है इसका गठन किया गया। इसने पूरी छानबीन की और उसके बाद इसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में इसने भी ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है।
तो हुआ ये, इस आयोग ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की, उस रिपोर्ट की जांच के लिए फिर से एक आयोग तैयार किया गया। उस आयोग का नाम था जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग, ये जो जेवीपी आयोग था, इसमें 3 व्यक्ति थे। उन तीनों व्यक्तियों के नाम पर यह आयोग बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे थे। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय हमारे गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, और पट्टाभी सीतारमैया जो बाद में चल के मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तीनों की अध्यक्षता में आयोग बनता है जेवीपी आयोग। जब इसने अपनी जांच की तो इसने भी ये पाया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है। तो सरकार ने फिर क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इस विरोध के परिणाम स्वरूप जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, जिसको हम कहेंगे मद्रास का जो क्षेत्र उस समय था, उस क्षेत्र में एक भयानक आंदोलन होता है। उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टी श्रीरामुलु। तो जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, इनके द्वारा एक आंदोलन किया गया, एक आमरण अनशन किया गया। उसको नाम क्या देंगे हम, आमरण अनशन। इनके द्वारा आमरण अनशन किया गया और इन्होंने कहा कि जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, जब तक आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, अनशन करेंगे। इसीलिए सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना, और नहीं माना तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1952 में जो आपके पोट्टी श्रीरामुलु थे, इनकी हो जाता है निधन। जब इनका निधन होता है तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा जनता का दबाव होता है, अन्य राजनीतिक पार्टियों का दबाव होता है। तो इस दबाव में आकर सरकार को जनता की बात माननी पड़ती है और उस आंदोलन की बात माननी पड़ती है। उस आंदोलन में कहा गया था कि आप क्या करिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए। तो सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। इस पूरी कड़ी के दौरान, इस पूरी कड़ी के बाद जो सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, उसमें सबसे पहले गठन किस राज्य का होता है, आंध्र प्रदेश का। इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन होता है, तो वो होता है आंध्र प्रदेश का। अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्टार्ट हो चुका था। उसमें सबसे पहली जो नंबर पे आता है, कौन आता है, आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये जो रामुलु जो थे आपके, उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किया था वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही स्टार्ट किया था। तो यहां तक बात क्लियर हुई आपकी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में सबसे पहले राज्य कौन सा उठाया जाता है, आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पे पहला राज्य बनता है। और कब बनता है, 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का हो जाता है गठन। और जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, इसकी कैपिटल होती थी कुर्नूल, या उसको करनूल भी कहा जाता है, कुर्नूल या करनूल। कुर्नूल थी उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी। फिर आपको यह पता ही होगा कि बाद में फिर चल के क्या होता है, आंध्र प्रदेश का भी विभाजन होता है। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश जब विभाजित होता है तो तेलंगाना उससे अलग हो जाता है और आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनती है वो क्या बनती है, अमरावती। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुई, अमरावती। तो आंध्र प्रदेश की राजधानियों का भी क्रम आप याद रखेंगे। सबसे पहले करनूल हो गई, उसके बाद हैदराबाद उसकी राजधानी बनती है, हैदराबाद के बाद उसकी राजधानी अमरावती बनती है। चलिए थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक गए हैं, थोड़ा वापस चलते हैं हम जहां हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अब बात आ जाती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन शुरू हो चुका था। भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन स्टार्ट हो चुका तो उसी कड़ी में जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए आयोग बनाया गया जिसका क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग। यह आयोग का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को होता है इसका गठन।
कौन इसका अध्यक्ष था? अध्यक्ष का नाम बहुत जरूरी है। अध्यक्ष थे इसके फजल अली। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। इसके बाद अध्यक्ष के बाद इसमें सदस्य कौन था? तो इसमें 2 सदस्य थे, मतलब कुल 3 लोग थे। एक था अध्यक्ष और 2 अन्य थे सदस्य। सदस्य कौन कौन थे? तो फजल अली हो गए अध्यक्ष। सदस्य के रूप में थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे व्यक्ति थे के.एम. पणिक्कर। तो फजल अली अध्यक्ष हो गए, हृदयनाथ कुंजरू सदस्य हो गए और के.एम. पणिक्कर सदस्य हो गए। इस तरह से बन गया हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम चलते हैं कि ये जो आयोग बनाया गया, इस आयोग के आधार पे मध्य प्रदेश कैसा था। इस आयोग ने मध्य प्रदेश के बारे में क्या बातें कही थी, कैसा मध्य प्रदेश होना चाहिए, तो इसकी बातें कहेंगे हम, इसकी बातों को देखेंगे। इसने जो बातें कही उनको कहा जाता है सिफारिश। क्योंकि कोई भी आयोग हो, किसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पे सरकार क्या करती है, डिसीजन लेती है। तो जो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उन रिपोर्ट्स को हम क्या कहेंगे, सिफारिश कहेंगे, कि वो सरकार से केवल सिफारिश करती है, ना कि उसकी बातों को हूबहू मानना सरकार की मजबूरी होगी या सरकार उसको मान लेगी। सरकार उसकी बातों को वैसा का वैसा नहीं मानती है, सरकार उस पर पहले विचार करेगी, इसीलिए उनको क्या कहेंगे, सिफारिश। तो ये आयोग क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश कैसा होगा उसके विषय में सिफारिश कर रहा है। तो मुख्यतः इसकी 4 सिफारिशों को हमें याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की 4 सिफारिशें हमें याद रखना है। 4 सिफारिश। अब कौन कौन सी 4 सिफारिश हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले पहली सिफारिश क्या थी? पहली सिफारिश से पहले आपको याद रखना है पुराना वाला, कि पुनर्गठन आयोग से पहले मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा था? 3 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में हमने क्या देखा था, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश का हिस्सा था उसके साथ में छत्तीसगढ़ आता था, पार्ट ए में आता था। पार्ट बी में क्या आ रहा था, सिंधिया और होलकर रियासत पार्ट बी में आ रही थी, और पार्ट सी में जो विंध्य प्रदेश है और भोपाल का क्षेत्र है वो आ रहा था पार्ट सी में। तो उसी के आधार पे सिफारिश की गई इसके द्वारा। पहली सिफारिश जो थी उसमें उन्होंने कहा कि भाग ए जो है मध्य प्रदेश का भाग ए जो रहेगा उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं? भाग ए में हमें चेंजेस करना है कि भाग ए को पहले इन्होंने कहा क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। भाग ए जो है ये कौन सा क्षेत्र था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र। उसका जो विदर्भ एरिया है, विदर्भ प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती थी, मराठी। तो ये कैसा भाषी क्षेत्र था, मराठी भाषी क्षेत्र। चूंकि ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था, इसलिए मराठी भाषी क्षेत्रों को मध्य प्रदेश से अलग करना पड़ा, हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि उनकी अलग भाषा है। तो जो मराठी भाषी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आते हैं 8 जिले, जिसके अंतर्गत आते थे 8 जिले। तो भाग ए में जो सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र था उसमें जो विदर्भ क्षेत्र है जिसको मराठी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, उसके 8 जिले हमने किसको दे दिए, यानी हमें किसको देना था, यह सिफारिश की गई, हमें देना था किसको, तत्कालीन बंबई राज को। तत्कालीन बंबई राज को हमने दे दिए ये 8 जिले। अब तत्कालीन तो बंबई राज्य था, मगर वर्तमान में वो क्या है, महाराष्ट्र। आज उसे हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, यानी कहा जाए तो 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दे दिए। अब वो 8 जिले कौन कौन से हैं उनके नाम आपको याद रखना है। ये 8 जिलों में आते हैं आपके अकोला, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, चांदा, नागपुर, बुल्ढाना और भंडारा। ये थे आपके वो 8 जिले जो हमने किसको दे दिए, तत्कालीन बंबई राज को दे दिए। अकोला, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, चांदा, नागपुर, बुल्ढाना, भंडारा। याद आ रहा होगा आपको नागपुर से।
नागपुर जो कि भाग ए की राजधानी हुआ करती थी वो भी हमने किसको दे दी, महाराष्ट्र को दे दी। तो ये तो थी हमारी पहली सिफारिश। अब हम बात करते हैं दूसरी सिफारिश क्या थी। इस आयोग के द्वारा दूसरी सिफारिश की गई जिसमें कहा गया कि जो भाग बी है मध्य प्रदेश का, भाग बी जिसमें कौन सा क्षेत्र था, होलकर और सिंधिया क्षेत्र। तो होलकर सिंधिया क्षेत्र में जो होलकर क्षेत्र है वहां पर एक जिला पड़ता है वर्तमान में मंदसौर। तो इन्होंने कहा कि भाग दो में जो मंदसौर है, मंदसौर की भानपुर तहसील का एक गांव था जिसका नाम था सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा। तो भाग बी में दूसरी सिफारिश में कहा गया कि भाग जो बी है उसमें से जो मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा है वो मध्य प्रदेश किसको देगा, राजस्थान को देगा। ये सुनेल टप्पा हम किसको दे देंगे, राजस्थान को दे देंगे। और इन्होंने कहा कि इसके बदले में राजस्थान हमें क्या देगा, तो राजस्थान की जो कोटा रियासत उस समय हुआ करती थी, कोटा रियासत, जिसको कोटा रियासत जो हुआ करती थी उसके अंडर में जो एक क्षेत्र आता था सिरोंज, सिरोंज जहां से हम आज वीडियो बना रहे हैं, वो जो क्षेत्र है सिरोंज जो कि आज मध्य प्रदेश में है, वो पहले कहां हुआ करता था, राजस्थान में। तो कोटा रियासत का जो सिरोंज क्षेत्र है ये किसको देना था, ये दे देगा राजस्थान किसको, मध्य प्रदेश को। ये आ जाएगा मध्य प्रदेश के पास। तो इस सिफारिश के अंतर्गत हमने सुनेल टप्पा दे दिया राजस्थान को और हमने राजस्थान से उसके बदले में क्या ले लिया, सिरोंज ले लिया। और सिरोंज आज के समय किस जिले में पड़ता है ये भी याद रखना, ये है विदिशा जिले का हिस्सा, विदिशा जिले का हिस्सा है सिरोंज। ये हो गई हमारी दूसरी सिफारिश। अब बात करते हैं हम तीसरी सिफारिश के बारे में। तीसरी सिफारिश जो की इन्होंने, तीसरी सिफारिश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि जो भाग सी है, भाग सी, तीन पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो भाग सी जो है इसका संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण क्या, विंध्य प्रदेश, क्योंकि इसके अंतर्गत विंध्य आता था। संपूर्ण पार्ट सी का यानी भाग सी का संपूर्ण विंध्य प्रदेश किसमें शामिल हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा रहेगा, मध्य प्रदेश में शामिल रहेगा। और जो चौथी सिफारिश इनके द्वारा की गई उसमें कौन बचता है, भोपाल स्टेट। तो जो भोपाल स्टेट था इन्होंने कहा कि नए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या हुआ करेगी, अब वो होगी हमारी भोपाल। तो इन्होंने कहा चौथी सिफारिश में कि नए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी, भोपाल होगी। तो ये तो हो गई इनकी चार सिफारिशें। सरकार ने इनकी चारों ही सिफारिशें मान ली और इन चार सिफारिश के आधार पर एक नए मध्य प्रदेश का गठन किया गया। जब नया मध्य प्रदेश हमारा बनता है उस नए मध्य प्रदेश में जो पहले हमारे भाग थे उनको जिलों में बांटा गया। तो नए मध्य प्रदेश में कितने जिले थे हमारे, नए मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और आपके 8 संभाग थे। तो नया जो मध्य प्रदेश होगा, ये दो सिफारिश भी हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। नया मध्य प्रदेश अब बनेगा कब, तो 1956 में रिपोर्ट पेश की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। रिपोर्ट कब पेश की गई, 1956 में। तो 1956 में कब, 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन होता है। और जो नया मध्य प्रदेश था ये किसके द्वारा गठित किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 29 दिसंबर 1953 को। अपनी रिपोर्ट पेश कब करता है, 1956 में। 1956 में इसी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। कितनी सिफारिशों के आधार पे, 4 सिफारिशों के आधार पे। उन 4 सिफारिशों के आधार पे जो नया मध्य प्रदेश बनेगा उसमें 43 जिले और 8 संभाग हुआ करते थे। 43 जिले और 8 संभाग हुआ करते थे नए मध्य प्रदेश में। तो यह बात हो गई हमारे नए मध्य प्रदेश की। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद जिलों का जो सिलसिला है वो बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे करके नए जिलों का निर्माण होता है और नए जिले बनते जाते हैं और मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो जिलों के रूप में होता जाता है। तो देखते हैं हम नए जिलों में स्थिति क्या बनती है। सबसे पहले 26 नवंबर 1972 को 2 जिले बनाए गए। मध्य प्रदेश में 26 नवंबर 1972 में 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। वो 2 नए जिले कौन कौन से थे? एक था भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। तो 2 नए जिले बने हैं, एक है हमारा भोपाल और दूसरा है राजनांदगांव। अब राजनांदगांव कहाँ है? तो राजनांदगांव जो है वो छत्तीसगढ़ ले गया। साल 2000 में छत्तीसगढ़ ले गया राजनांदगांव। तो हमारा भोपाल जो है ये किससे अलग होकर बना, ये भी याद रखना होता है। जिले में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं पूरा आपको याद यहीं करा दूंगा, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है अलग से पढ़ने की इसके लिए। बस आप रिवीजन करते रहें वीडियो का, आपको ये जिले अपने आप ही चुटकियों में याद हो जाएंगे। देखिए, तो भोपाल जो है ये किस क्षेत्र में आता था? पहले सीहोर में। सीहोर जिले का हिस्सा हुआ करता था। तो सीहोर से अलग करके क्या बनाया गया? भोपाल। और एक दुर्ग जिला था छत्तीसगढ़ में ही, उस दुर्ग जिले से अलग होकर क्या बनाया गया? राजनांदगांव। तो यहां पर जिलों की संख्या 43 से कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। जिलों की संख्या 43 से 43 में 2 नए जिले प्लस होते हैं और नई संख्या हो जाती है 45। ये बात खत्म हुई। अब नए मध्य प्रदेश में हम क्या बात करेंगे कि 45 तो जिले हो गए और एक भोपाल संभाग और इसमें जुड़ जाएगा, तो संभाग कितने हो गए? 9 संभाग हो गए। इसके बाद अगला चरण जब आता है, अगले चरण में जिलों का जो विस्तार है वो एक बड़े लेवल पे होता है। यानी मध्य प्रदेश में जिले निर्माण के लिए एक वैसी ही प्रक्रिया अपनाई गई जैसे राज्य निर्माण के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई थी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश में 2 आयोगों का गठन किया जाता है। मध्य प्रदेश में 2 आयोग बनते हैं। एक आयोग बनता है सबसे पहले, जिसका नाम था आपका BR दबे आयोग। 1982 में गठन होता है BR दुबे आयोग का। BR दुबे है, ये दबे वाला बाद में है, ये दुबे है। 1982 का जो BR दुबे समिति थी या आयोग था, BR दुबे आयोग, इसके द्वारा मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का निर्माण किया गया। इसका गठन कब हुआ याद रखना? 1982 में गठन हुआ। मगर इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की, अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1998 में, 1998 में। तो 1998 में कब? 25 मई 1998 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और इस रिपोर्ट में इसने कहा कि मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनना चाहिए? 10 नए जिलों का गठन मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तो 10 नए जिले बनाए गए। इसके द्वारा 10 जिलों का गठन किया गया। 10 जिले। मगर ये 10 के 10 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है। वर्तमान मध्य प्रदेश में इसमें से कितने जिले हैं? केवल 4 जिले। तो हमें 10 के 10 जिले नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल 4 जिले याद रखना है जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में आज के समय उपस्थित हैं। तो 10 जिलों में से जो 4 जिले हैं वो हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में। कौन कौन से 4 जिले हैं? बहुत आसान है याद करना, लिख लीजिए आप। इसमें लिखेंगे आप बड़वानी। बड़वानी एक जिला बनता है, डिंडोरी दूसरा, श्योपुर तीसरा जिला बनता है और कटनी चौथा जिला बनता है। एक बड़वानी, दूसरा डिंडोरी, तीसरा श्योपुर और चौथा जिला है कटनी। ये 4 नए जिलों का निर्माण होता है BR दबे आयोग की सिफारिश पर। ये किस किस से अलग होकर बनते हैं वो भी हमें याद रखना है। बड़वानी जो है ये किससे? खरगोन से। खरगोन से अलग होकर बनता है बड़वानी। डिंडोरी जो है ये किससे अलग होकर बनेगा? मंडला से अलग होकर बनता है डिंडोरी, मंडला से। श्योपुर जो है ये होता है मुरैना से अलग।
मुरैना से अलग होता है श्योपुर, और कटनी जो है ये अलग होता है किससे, जबलपुर से। इस तरह से 4 नए जिलों का निर्माण होता है मध्य प्रदेश में। अब आप कहोगे इनको याद कैसे रखें, 4 जिले हैं, भूल जाएंगे जल्दी से। तो इनको याद करने के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे ये चारों के चारों जिले। ट्रिक रहेगी हमारी, लिख लें ट्रिक को। ट्रिक है बड़ी डंडी, है ना। डंडी जो है वो क्या है, बड़ी है, और बड़ी डंडी को काटना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे, बड़ी डंडी स्योरकट, बड़ी डंडी स्योरकट, बड़ी डंडी स्योरकट। तो बड़ी से क्या हो जाएगा, बड़वानी, डंडी से हो जाएगा डिंडोरी, श्योर से हो जाएगा श्योपुर, और कट से हो जाएगा कटनी। तो ये 4 जिले आसानी से आपको अच्छे से याद हो गए। तो 1982 में ये 4 जिलों का निर्माण होता है। सॉरी 1982 में नहीं, 1998 में। आपका आयोग बनता कब है, 82 में, मगर रिपोर्ट कब दी है, 1998 में। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो जिलों की संख्या हो जाती है हमारे पास 45 और 10 कितने, 55 जिले। यहां पर हमारे पास हो जाते हैं 55 जिले। अब आगे चलते हैं और संभाग भी लिख देता हूं मैं, कितने संभाग हो गए, 9 हो गए हमारे पास संभाग। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखेंगे हम, इसको भी मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा हमें ऊपर लिखने के लिए। बात आती है फिर से 1998 में। अभी हम 1998 की ही बात कर रहे हैं। 1998 में जब इस आयोग की बात मान ली जाती है, उसके बाद एक और आयोग बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सिंहदेव आयोग। सिंहदेव आयोग, सिंहदेव आयोग जो है, इसकी सिफारिश पर मध्य प्रदेश में नए 6 जिलों का गठन किया जाता है। इसके द्वारा नए 6 जिले जो हैं इनका गठन होता है। मगर इन 6 में भी वर्तमान मध्य प्रदेश में 6 के 6 नहीं है, 3 जिले हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में, 3 जिले हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में। और ये 3 भी बहुत अच्छे से मैं आपको याद कराऊंगा। सबसे पहले लिख लेते हैं ये 3 हैं कौन कौन से। ये 3 हैं आपके नीमच, उमरिया और हरदा। ये हैं हमारे 3 जिले जो बनते हैं 1998 में सिंहदेव आयोग की सिफारिश पर। किससे अलग होकर बनते हैं, नीमच अलग होता है किससे, मंदसौर से। उमरिया अलग होता है किससे, शहडोल से। और हरदा अलग होता है किससे, होशंगाबाद से, होशंगाबाद से। तो 3 जिले आपके नए बनते हैं 1998 में। मतलब 1998 में कुल 16 जिले बनते हैं, जिनमें से 10 जिले बनते हैं BR दुबे आयोग की सिफारिश पर और 6 जिले बनते हैं सिंहदेव आयोग की सिफारिश पर। इसके बाद इनको याद करने की एक ट्रिक सीख लेते हैं, ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इनकी ट्रिक क्या रहेगी, इनकी ट्रिक है नीम, उमर, हरे। नीम और उमर के जो पेड़ हैं वो कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं। तो नीम से हो जाएगा नीमच, उमर से उमरिया और हरदा से हो जाएगा, हरे से हो जाएगा हरदा। तो ये आपके 3 जिले हो गए। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई वो देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास 55 जिले थे, तो 55 प्लस 6 और जिले हो गए, हमारे पास जिलों की संख्या हो गई 61। 61 हो गए जिले। और संभाग कितने हमारे पास, अभी 9 है हमारे पास संभाग। आगे चलते हैं, ये सफर अभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे अब जिलों की संख्या बढ़ नहीं रही है, अब जिले जो हैं हमारे कम हो रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश को नुकसान होगा, अब फायदा नहीं होगा। और नुकसान क्यों होगा, क्योंकि कोई बेवफा हो गया। अब बेवफा कौन हो गया, तो बेवफा कौन हुआ, हमारा छत्तीसगढ़। बात करेंगे हम 1 नवंबर 2000 की। 1 नवंबर 2000 का जो समय था हमारा, उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब ब्रेकअप होता है, उस ब्रेकअप में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ क्या क्या लेके जाता है। ऐसा होता है ना कि तलाक हो जाता है तो पत्नी को कुछ हिस्सा देना पड़ता है, तो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को हमने कुछ हिस्सा क्या कर दिया, अपना दे दिया। क्या दे दिया? अच्छा, था क्या हमारे पास, पहले तो वो देख लें हम, हमारे पास क्या क्या था। उसमें हम देख रहे हैं कि 61 तो जिले थे और संभाग की संख्या 9 नहीं थी, ये 9 संभाग तो उस टाइम पे थे। उसके बाद इसमें 9 के बाद इसमें 3 संभाग और जुड़ जाते हैं। 3 संभाग कौन कौन से जुड़ते हैं, इनको भी यहीं पे लिख लें आप। ये 3 संभाग कौन कौन से हैं? 2 संभाग तो जुड़ते हैं 1980 के दौरान। 1980 में हमारे 2 संभाग थे, एक था चंबल और दूसरा था बस्तर। चंबल प्लस बस्तर, ये 2 संभाग हमारे जुड़ जाते हैं 1980 में। उसके बाद एक संभाग और जुड़ जाता है जिसका नाम है होशंगाबाद। इस प्रकार से कुल संभाग की संख्या कितनी हो जाती है? 12। तो मध्य प्रदेश में संभाग कितने हो जाते हैं? 12। तो जिस समय मध्य प्रदेश का विभाजन होता है उस समय मध्य प्रदेश के पास 61 जिले थे और 12 संभाग थे। तो यहां पे लिख लेते हैं 1 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश के पास 61 प्लस 12 थे आपके जिले और संभाग। अब इनमें से छत्तीसगढ़ को हम क्या दे देंगे? छत्तीसगढ़ को जब छत्तीसगढ़ का विभाजन होता है तो उस विभाजन में छत्तीसगढ़ को हम 16 जिले देते हैं। 16 जिले और 3 संभाग हम दे देते हैं छत्तीसगढ़ को। 16 जिले और 3 संभाग किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को दे दिए। अब हमारे पास क्या बचता है? तो इसके 1 नवंबर के बाद हमारे पास बचते हैं कितने? मध्य प्रदेश के पास बचते हैं 45 जिले और 9 संभाग। 45 जिले और 9 संभाग बचते हैं मध्य प्रदेश के पास। अब थोड़ा सा विभाजन के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो विभाजन हुआ ये बुरा हुआ मध्य प्रदेश के साथ, है ना? तो जान लेते हैं क्या स्थिति मध्य प्रदेश की होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रेकअप हुआ, छत्तीसगढ़ हमसे जुदा हो गया, उस समय हमारा जन्मदिन था। ये जन्मदिन की बात कर रहे हैं। कौन से नंबर का जन्मदिन? 44वां जन्मदिन। तो ये था मध्य प्रदेश का 44वां स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश के 44वें स्थापना दिवस पे छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया। और छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बना? तो वो बनता है 26वें नंबर का राज्य। मध्य प्रदेश का 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़। ये 2 बातें अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 44वें स्थापना दिवस पे बनता है और भारत का 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़। बस इसको यहीं खत्म करेंगे, आगे चलेंगे हम। तो मध्य प्रदेश जो है इसमें इसके पास 45 जिले बचते हैं और 9 संभाग बचते हैं। अब फिर प्रक्रिया शुरू होती है नए जिले बनने की। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचते हैं? 45 जिले और 9 संभाग बचते हैं मध्य प्रदेश के पास। अब आप थोड़ा सा पीछे चलिए। जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 5 स्तरों पे था। एक स्तर था 1947 के पहले, दूसरा स्तर था 1947 के बाद और तीसरा स्तर था 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद के मध्य प्रदेश का। 3 स्तर ये खत्म होते हैं। और तीसरा स्तर जब मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद के हमने जिले पढ़े हैं, उसके बाद फिर चौथा स्तर जो आता है वो कब का है? जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है। मतलब छत्तीसगढ़ का जब, अच्छा छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं है, छत्तीसगढ़ का तो फायदा है इसमें। विभाजन किसका है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का विभाजन है और ये जिले किसके पास गए हैं? ये जिले गए हैं छत्तीसगढ़ के पास। तो ये स्थिति क्लियर हुई। अब इसके बाद हमें क्या करना है? जो चौथा स्तर हमारा बना है, चौथे स्तर के बाद मध्य प्रदेश में जो 45 जिले और 9 संभाग बनते हैं, उन संभागों को हम देखेंगे और उन जिलों को देखेंगे कि उनमें क्या विस्तार होता है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के जिलों में क्या विस्तार होता है। तो 1 नवंबर 2000 के बाद स्थिति आती है 2003 की।
15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में नए जिले बनते हैं कितने? 3 जिले। बहुत ही आसान सा है, 2003 में 3 जिले बने, 2003 में 3 जिले बने। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, थोड़ा सा याद आप ये रखेंगे कि 1998 में जो जिले बने थे उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। और 2003 में अब जो नए जिले बनेंगे उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उमा भारती। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी इस समय हमारी मुख्यमंत्री। विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो विभाजन के समय मुख्यमंत्री थे हमारे दिग्विजय सिंह। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 3 जिले। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तीनों जिलों के नाम लिखेंगे, अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। अशोकनगर, ये 3 नए जिले बनते हैं हमारे मध्य प्रदेश वाले। ठीक है, 3 जिले। अब जो अनूपपुर हमारा बनता है, ये अनूपपुर किससे अलग होके बनता है? अनूपपुर बनता है हमारा शहडोल से अलग होके। अनूपपुर बनता है शहडोल से अलग होके, शहडोल। और इससे पहले हम देख चुके, शहडोल से कौन अलग होता है? उमरिया। शहडोल से अलग होता है उमरिया और शहडोल से ही अलग होता है अनूपपुर। इसके बाद अनूपपुर और आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा। अनूपपुर के बारे में हम देखेंगे, नर्मदा का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से अनूपपुर से ही होता है। बुरहानपुर की बात करें तो खंडवा से अलग होता है, खंडवा से बुरहानपुर और गुना से अशोकनगर। ये याद रखना है। इनकी ट्रिक लिख लें जल्दी से। ट्रिक में क्या आ जाएगा? बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, अनुभुआ, है ना। अपनी बुआ जितनी भी होंगी उनमें एक बुआ को और बढ़ा देना, वो बुआ है हमारी नौकरी दिलाने वाली बुआ। कौन है? अनुभुआ। अनुभुआ है, अनुभुआ में आ से क्या हो जाएगा? अशोकनगर, सॉरी अनु से हो जाएगा अशोकनगर, अनूपपुर, भू से हो जाएगा क्या? बुरहानपुर, और आ से हो जाएगा अशोकनगर। इस तरह से अनुभुआ से हो जाएंगे तीनों आपके जिले। अब इसके बाद अगला जो स्टेज आएगा वो आ जाएगा 15 अगस्त 2003 के बाद 2008 की स्थिति। 2008 में मध्य प्रदेश के अंदर 2 नए जिलों का निर्माण होता है। और ध्यान ये रखना है कि उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? इस समय हमारे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे वही उस समय थे। और इस समय मुख्यमंत्री कौन था? उमा भारती। उमा भारती पहली महिला सीएम जो है मध्य प्रदेश की, उमा भारती। तो 2008 में मुख्यमंत्री थे हमारे शिवराज सिंह। और इस समय हमारे कितने जिले बनते हैं? 2 जिले बनते हैं। ये 2 जिले कौन कौन से हैं? ये भी बहुत आसान सा है, अलीराजपुर, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर और सिंगरौली 2 नए जिले बनते हैं, जिसमें अलीराजपुर कहां से बनता है? तो अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर बनता है, झाबुआ से। और सिंगरौली बनता है सीधी से। 2 जिले हो गए। इनको याद करने की आसान सी ट्रिक है। याद करने की ट्रिक है क्या? अली सिंह, अली सिंह। तो अली सिंह आपके दोस्त हो जाएंगे और अनुभुआ आपकी एक बुआ हो जाएंगी। इस तरह से आप याद रख लेंगे जिले की संख्या। अब हम बात कर लेते हैं, हम छोड़ के आए थे कि मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 में स्थिति क्या थी? 45 जिले थे और उसके पास 9 संभाग थे। तो इस दौरान 2003 में कितने जिले बन गए? 3 जिले। तो यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी? 45 + 3 मतलब कि 48 जिले हो गए। और संभाग कितने हो जाएंगे? तो संभाग आपके थे 9 संभाग। उसके बाद स्थिति आती है यहां पर, तो यहां पर बात करेंगे 48 + 2 और जिले बन जाते हैं। तो जिलों की संख्या हो जाती है हमारे यहाँ 50। और संभाग की अगर बात करेंगे तो यहां पर एक संभाग और बन जाता है। तो संभाग की बात कर लेते हैं। एक नया संभाग इसमें बनता है, कौन? शहडोल। शहडोल संभाग एक नया संभाग बनता है। शहडोल संभाग नया संभाग बनता है। और एक और स्थिति यहां पर चेंज होती है। जो हमारा पहले संभाग था होशंगाबाद संभाग, उसका नाम बदल दिया जाता है। नया नाम उसका होता है नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद संभाग का नया नाम कर दिया जाता है नर्मदापुरम। और इस समय
उसको जो जिला है होशंगाबाद, उसका भी नाम बदलने की प्रोसेस चल रही है। होशंगाबाद का नया नाम क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम हो जाएगा। तो होशंगाबाद इस संभाग का नया नाम क्या हो जाता है? नर्मदापुरम संभाग हो जाता है 2008 के दौरान। तो 2008 में 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात, 2 जिले बनते हैं। दूसरी बात, एक संभाग बनता है शहडोल। और तीसरी बात, एक संभाग का नाम परिवर्तन किया जाता है, होशंगाबाद का नाम रखा जाता है नर्मदापुरम। अब स्थिति क्या हो गई हमारे पास? तो संभाग की संख्या हो गई 9 + 1 कितनी? 10। मध्य प्रदेश में 2008 के दौरान 50 जिले और 10 संभाग बन जाते हैं। अब आते हैं हम आगे। आगे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि जो 2013 का समय है, कब? 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013। 16 अगस्त 2013 में एक नया जिला बनता है जिसका नाम है आगर मालवा। एक जिला बनता है उस समय जिसका नाम है आगर मालवा। आगर मालवा किससे अलग होकर बनता है? तो यह अलग होता है शाजापुर से। शाजापुर से अलग होकर बनता है आगर मालवा। इसके बाद अगली स्थिति आती है 1 अक्टूबर 2018 की। 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का एक नया जिला बनता है जिसका नाम है निवाड़ी। निवाड़ी यह किससे अलग होता है? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से अलग होकर एक नया जिला बनता है निवाड़ी। और यह मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? 52वां जिला। 52वां जिला। इसमें याद ये रखना है कि जो नया निवाड़ी बना है, ये करंट का भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि निवाड़ी जिले में कितनी तहसीलें हैं। तो निवाड़ी जिले के अंदर 3 तहसीलें आती हैं। 3 तहसील हैं। पृथ्वीपुर, 3 तहसील आती हैं आपकी। मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। 3 तहसीलें आपकी यहां आती हैं निवाड़ी जिले में। यहां हम इसको लिख देते हैं। निवाड़ी के अंदर 3 तहसील हैं। पृथ्वीपुर, निवाड़ी खुद, और एक महत्वपूर्ण तहसील है ओरछा। ओरछा जहां पर कि रामलला का मंदिर है। ये ओरछा जो है पहले टीकमगढ़ में आया करता था। ध्यान रखना है, अब ये ओरछा कहां आएगा? अब आ जाएगा निवाड़ी के अंदर। तो ये हो गया हमारा गठन कहां तक? 52 जिलों तक। और संभाग हमारे कितने हैं? वही 10 के 10 आपके संभाग बने रहेंगे। 10 संभाग और 52 जिले हो जाते हैं मध्य प्रदेश के। तो वर्तमान स्थिति जो मध्य प्रदेश की है वो क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी वर्तमान स्थिति। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को अगर हम देखेंगे तो हम इसको कहां लिख देते हैं? यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, वर्तमान स्थिति। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के दौरान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हैं। 52 जिले और 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और इन सभी के दौरान 2008 से अगर बात करें, 2008 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, 2013 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, और 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। बीच में 2 साल के लिए कांग्रेस आती है जिस समय की मुख्यमंत्री आपके कमलनाथ जी बनते हैं। तो उस दौरान आपका थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। बस उसके बाद फिर से क्या आ जाती है? बीजेपी सरकार, और मुख्यमंत्री हो जाते हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। तो ये हमारी कंप्लीट क्लास थी जिसमें हमने देखा मध्य प्रदेश का गठन। मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप क्लास को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।